हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सिस्टम 10 ए एग्जाम की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे जो जॉब नोटिफिकेशन कितना पोस्ट पे 1061 पोस्ट पे निकला है, उसमें हम जो टेस्ट सीरीज का श्रृंखला स्टार्ट किए हुए हैं उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 26 डिस्कस करेंगे। तो बोलिए सर किसका? तो देखिए, टेस्ट सीरीज नंबर 26 रहेगा जनरल अवेयरनेस। देखिए, आपके लिए जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए, यदि आप रीजनिंग और एप्टीट्यूड का यदि प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन आएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। लेकिन जो जनरल स्टडीज हो गया, उसके बाद स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, तो ये क्वेश्चन जब तक नहीं देखे रहिएगा ना, क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या होगा, रेगुलर रिवाइज करना पड़ेगा, रेगुलर रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। और बता दे, जितना भी मतलब क्वेश्चन हम ला रहे हैं, सब कोई ना कोई क्वेश्चन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोई भी एग्जाम आप इंडिया लेवल का ले लीजिए, एई हो, जेई हो, डीआरडीओ हो, नॉन टेक हो, कोई भी हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 75। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 75 क्वेश्चन आएंगे, जो कि वन मार्क्स का रहेगा। मतलब एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन एक 1 मार्क्स का। चलिए, नंबर ऑफ आपको जो क्वेश्चन एग्जाम का जो ड्यूरेशन रहेगा 1 आवर, 1 आवर में आपको 75 क्वेश्चन करना है। तो इसीलिए हम टेस्ट सीरीज रेगुलर ला रहे हैं, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से कीजिएगा, उतना आपका डाउट क्लियर होगा। चलिए, तो देखिए, आपको इससे पहले बता दें, ये नंबर नोट कर लीजिए, 7564864459। शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए। यदि आपको ई बुक लेना हो या कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं और ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन तो यहाँ सॉल्व करवा देते हैं, लेकिन उसमें अच्छा क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन भी अच्छा तरीका से मतलब सेट किया गया है। तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कीजिएगा, तब ना एग्जाम में बेहतर कीजिएगा। तो आपको ई बुक ले लेना जरूरी है, याद रखिएगा, ई बुक लेना जरूरी है। चलिए, उससे पहले आपको बता दें, कितना स्टूडेंट रहते हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं क्या वो सिलेबस में है? तो देखिए, समझ आइए पहले, क्या है कल्चरल हेरिटेज। तो क्या है कल्चरल हेरिटेज? स्टैटिक जीके है, तो स्टैटिक जीके का भी स्टार्ट कर दिया, हम क्लास से स्टार्ट कर दिए ना, इसी तरह क्वेश्चन आते रहेगा। उसके बाद हिस्ट्री आपको पढ़ना है, जियोग्राफी भी पढ़ना है आपको। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट, देखिए भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ है उस पर हम स्पेशल वीडियो लाएंगे। क्या लाएंगे? स्पेशल वीडियो लाएंगे। कहाँ से कहाँ? 1764 से जब देश आज़ाद हुआ था 1947 1947 तक, किस तरह मतलब एक बाई एक किस तरह आंदोलन चले हैं। तो मतलब क्रम बाई लाएंगे हम, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए, साइंस और टेक्नोलॉजी आ गया ना। उसके बाद आपको पॉलिटी पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस भी पढ़ना है, और कुछ इंडियन के बारे में पढ़ना है। समझ गए ना? तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? अष्टभुज, तो क्या बोलते हैं, ऑक्टोपस बोला जाता है इंग्लिश में इसको। उसके बाद घोंघा, घोंघा को आप लोग जानते हैं ना, स्नेल। सिपिया और यूनियो को किस फाइलम में शामिल किया गया है? किस फाइलम में शामिल किया गया है? देखिए, मोलिस्का, मतलब मोलस्का, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। देखिए, आप घोंघा के बारे में जानते हैं ना, घोंघा क्या होता है बताइए? घोंघा जो है, धरती पर सबसे धीरे मतलब सबसे धीमी चलने वाले जीवों में किसका नाम आता है? घोंघा का नाम आता है, याद रखिएगा। इतना समझिए ना, जो धरती पर सबसे धीमे चलने वाले जो जीवों में जिसका नाम आता है, किसका आता है? घोंघा का नाम आता है। तो बोले सर इसका भोजन क्या होता है? देखिए, इसका भोजन जो होता है वो मिट्टी है, पत्ते है, या फूल है। किसका भोजन? तो घोंघा का भोजन। इतना समझ गए ना? उसके बाद देखिए, बोलिए सर इसका जीवन काल कितना होता है? क्योंकि देखिए, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम 10 क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन 100 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देंगे। मतलब एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, घोंघा का जो जीवन काल होता है ना, 5 से 10 ईयर, मतलब 5 to 10 ईयर का होता है। मतलब 5 से 10 साल जीवित रहता है एक घोंघा, याद रखिएगा। और इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ देगा। घोंघा का वैज्ञानिक नाम, मतलब स्नेल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गैस्ट्रोपोडा, याद रखिए, गैस्ट्रोपोडा, PODA। तो गैस्ट्रोपोडा याद रख लीजिएगा, घोंघा का वैज्ञानिक नाम है। तो 21 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए, थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं। मतलब देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ मोलस्का, आपको बताया था मोलस्का जगत में आता है। तो मोलस्का का प्रमुख लक्षण क्या है? मतलब मोलस्का में किसको शामिल किया जाता है? देखिए क्या है, इनमें द्विपार्श्व सममित पाया जाता है। क्या?
द्विपार्श्व सममित पाया जाता है। ये सब थोड़ा पॉइंट आपको क्या है, एक दो बार नज़र में देख लीजिए, ये सब मतलब पूछे जाते हैं, नहीं भी पूछे जाते हैं। देखिए, इनकी जो देह गुहा बहुत कम होती है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, इनमें खुला संवहनी तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। तो एग्जाम्पल आपको पता है ना, घोंगा है, सिपिया है, उसके बाद कौन है, यूनियो है, ऑक्टोपस है, सब किसका एग्जाम्पल है, मोलस्का श्रेणी का एग्जाम्पल है। तो 21 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन आपको इस तरह सॉल्व करना है, जिस तरह आपको बताते हैं तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा थोड़ा कमेंट में भी आप लिख दीजिए, और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको देखिए प्रॉमिस किया है, एग्जाम जब तक आप DRDO का पेपर नहीं ले लेगा तब तक आपका टेस्ट सीरीज इस तरह रेगुलर आते रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए VVI क्वेश्चन है, आपको पता है ना, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं किए थे, क्या पूछा था, देखिए क्वेश्चन सही से पढ़ लेना है, नहीं किए थे मतलब कौन सी पदवी नहीं लिया था। और आपको बता दीजिए, आप यदि इंडिया का कोई भी पेपर दीजिए और उसमें चोल साम्राज्य का क्वेश्चन नहीं आए, और कौन राजा, देखिए राजेंद्र राजा का, राजा राजेंद्र का यदि क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा। इस तरह आपको बताएंगे, डाउट पूरा क्लियर। देखिए क्या है, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की, तो देखिए क्या है, गंगैकोंड ये पदवी धारण की थी, पंडित चोल की मतलब पदवी धारण की थी, लेकिन त्याग समुद्र का पदवी धारण नहीं की थी। तो क्या पूछा था, नहीं की थी, नहीं पूछा था, इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब त्याग समुद्र की पदवी धारण राजेंद्र चोल ने नहीं किया था। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम विशेष जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद और एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको दे देंगे। पहले ये देख लीजिए क्या है, देखिए चोल राजा राजेंद्र ने त्याग समुद्र पदवी धारण नहीं की थी, ये तो बता दिए, क्वेश्चन ये पूछा था। उसके बाद देखिए, चोल राजा विक्रम चोल ने त्याग समुद्र की पद मतलब उपाधि धारण की थी। तो बोले सर उपाधि मतलब पहले का जो राजा था क्यों धारण करता था, तो देखिए वो अपने आप को शक्तिशाली साबित करने के लिए, क्या शक्तिशाली साबित करने के लिए, या अपना नाम को बढ़ाने के लिए, कोई मतलब कोई भी युद्ध यदि लड़ा तो उसके बाद वो पदवी को धारण करता था, याद रखिएगा। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए, तो क्या था यहाँ पे, त्याग समुद्र था ना, त्याग समुद्र का पदवी किसने धारण किया था, तो विक्रम चोल, याद रखिएगा। त्याग समुद्र की पदवी धारण की थी विक्रम चोल के द्वारा, मतलब पदवी धारण किया गया था। चलिए और देख लेते हैं, चोल राजा राजेंद्र ने गंगैकोंड एवं पंडित चोल की उपाधि धारण की थी। उसके बाद देखिए, चोल वंश के संस्थापक कौन था, विजयालय था। देखिए चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय था। कब से कब शासन किया था, याद रखिएगा, 850 से 870 ईस्वी तक किया था, 850 से 870 ईस्वी तक किया था, समझ गए ना। चलिए उसके बाद हम आपको थोड़ा सा और बता देते हैं। उसके बाद देखिए, और आपसे क्वेश्चन पूछ पूछ देगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है चोल राज्य का संस्थापक कौन था, तो विजयालय था। आपको बता दिया 850 से 870 ईस्वी, तो आपको ये VVI है। और एक क्वेश्चन और पूछ देगा, चोल वंश की राजधानी क्या थी, तो तंजौर, क्या था, तंजौर या तंजावुर भी बोला जाता है। तो तंजौर किसका राजधानी था, चोल वंश का। चलिए उसके बाद देखिए, विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। तो नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी, जो चोल वंश का संस्थापक था, कौन, विजयालय। उसके बाद देखिए, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था, किसके शासनकाल में, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। उसके बाद देखिए, तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। तो एक क्वेश्चन भी है, आपसे क्वेश्चन पूछ देता है, तंजौर में जहां पे चोल वंश का राजधानी था, राजराजेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो राजराज प्रथम ने करवाया था। उसके बाद देखिए, चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक परांतक वन था, कौन था, परांतक वन। देखिए हम 1 मिनट और हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा पूरा आपको बता देते हैं, उसके बाद हम परांतक वन के बारे में भी आपको बताएंगे। उसके बाद देखिए, राजराज ने शिव पादशेखर की उपाधि धारण की थी और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, जो तमिल स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, एकदम VVI, याद रखिएगा। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, बताइए, तो राजराज प्रथम के द्वारा। ये क्वेश्चन यहाँ नहीं पढ़ रहिएगा, क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। तो ये क्या करना है, एक क्वेश्चन आप एक कॉपी ले आइए, उसमें लिख लीजिए DRDO नोट, और जितना भी हम
एक्स्ट्रा बताते हैं, जो पॉइंट आपको एक्स्ट्रा लगे तो पॉइंट आप लिखते चलिए। एग्जाम से कुछ दिन पहले आप क्या करना है, उसको रिवीजन कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे सही हो जाएंगे। क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाएंगे और इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद देखिए, आपको चोल वंश के बारे में बता दी ना, थोड़ा सा और देख लीजिए। देखिए चोल वंश का जो शासन काल था 9वीं से 13वीं सदी तक था। कब? 9वीं से 13वीं सदी तक था। इतना समझ गए ना। उसके बाद देखिए और थोड़ा सा बता देते हैं, जो चोल वंश का जो वहाँ राजभाषा था क्या था। देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है, चोल वंश का राजभाषा क्या था? तमिल और संस्कृत था, याद रखिएगा। तो बता दी ना, चोल वंश का जो राजकीय भाषा क्या था? तमिल और संस्कृत था। उसके बाद देखिए, आप ये नोट कर लीजिए, जो एक संगम युगीन जो मतलब साहित्य है, क्या नाम है इसको? मनी मैकले है। क्या है? मनी मैकले। देखिए ये क्वेश्चन आप नहीं पढ़े होंगे कहीं, तो क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। मनी मैकले, मनी मैकले में चोल राजाओं को सूर्यवंशी कहा गया है। देखिए ये कितना भी क्वेश्चन है। मनी मैकले में चोल राजाओं को क्या कहा गया है? तो सूर्यवंशी कहा गया है। उसके बाद देखिए, आपको बताए थे विजयालय जो है स्थापना कर देता है चोल वंश का, लेकिन जो मतलब वास्तविक संस्थापक था वो था परांतक प्रथम। देखिए परांतक प्रथम का जो शासन काल था 907 से 955 ईस्वी था। आपको बताया था ना, अब इसके बारे में बताएंगे, तो थोड़ा सा इसके बारे में विशेष जानकारी ले लीजिए। परांतक प्रथम का जो शासन काल था 907 से 955 ईस्वी था। देखिए परांतक प्रथम ने जो राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण द्वितीय को पराजित किया था। किसको? कृष्ण द्वितीय को पराजित किया था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, कृष्ण द्वितीय पराजित हो जाता है, लेकिन इसका बदला जो है उसका पुत्र कृष्ण तृतीय ले लेता है। कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को हरा दिया और जो चोल साम्राज्य का जो विस्तार था उसको मतलब रोक दिया। उसके बाद फिर राजेंद्र प्रथम शासन बनता है। उसके बाद वो म्यांमार तक, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, सभी जगह, अफगानिस्तान हो गया, वहां तक शासन वो किया। कौन? तो राजेंद्र प्रथम। मतलब चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम में हुआ था। तो इतना क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछ देगा। देखिए चोल वंश में जिला को क्या कहा जाता था? याद रखिए, नाडू कहा जाता था। क्या? नाडू कहा जाता था। क्या कहा जाता? नाडू कहा जाता था। देखिए एक क्वेश्चन आपसे वीवीआई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चोल वंश में जिला को नाडू कहा जाता था और जो ग्राम समूह था उसको कुर्रम कहा जाता था। देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है, इतना आपको बता दिए। जिला को नाडू और ग्राम समूह को कुर्रम कहा जाता था। चलिए तो इतना विशेष जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो 22 का क्वेश्चन है, नहीं उपाधि धारण किया था कौन? राजेंद्र प्रथम ने त्याग समुद्र का उपाधि धारण मतलब धारण नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? बताइए। ये लोग तो आप जानते होंगे सब, शुक्र ग्रह को। किसको? शुक्र ग्रह को। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए शुक्र ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, याद रखिएगा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। तो बोलिए सर क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, क्योंकि जो सूर्य ग्रह है उसका जो उसका जो मतलब आकार है, समान आकार है। गुरुत्वाकर्षण और संरचना जो है पृथ्वी के समान ही है। क्या है? जो सूर्य ग्रह है, शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह का समान आकार है, गुरुत्वाकर्षण और संरचना के कारण पृथ्वी के समान ही है। वही कारण है का शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए, शुक्र ग्रह सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए, मैगलन अंतरिक्ष यान को रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर वर्ष 1989 मतलब 1989 ईस्वी में भेजा गया था। तो आपको ये याद रखना, ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कौन है? मैगलन मैगलन अंतरिक्ष यान को रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर वर्ष 1989 में भेजा गया था। तो कितना, यदि आप ये क्वेश्चन नहीं किए रहेगा ना, तो मैगलन से आप मंगल ग्रह कर दीजिएगा। तो इतना क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। समझ गए। उसके बाद देखिए, आपको एक क्वेश्चन और है, बुध और शुक्र ग्रह में कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। तो आपको बता दी ना, कौन कौन ग्रह में कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र ग्रह में कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये वीवीआई पॉइंट है, आपको नोट कर लेना है। चलिए, सबसे भारी ग्रह या सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति है। तो बोलिए सर, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा शुक्र ग्रह के बारे में और विशेष जानकारी दीजिए। तो लीजिए जानकारी। देखिए जो शुक्र ग्रह है वहां पे जो सूर्य से इसका दूरी पूछ देगा। क्या? सूर्य से इसका दूरी पूछ देगा। कितना है? 108 पॉइंट कितना, 2 मिलियन है ना, मिलियन
किलोमीटर है। ये याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। कितना है? 108.2 मिलियन किलोमीटर शुक्र ग्रह की सूर्य से दूरी है। उसके बाद देखिए इसका जो ऑर्बिटल पीरियड है कितना है? 225 डे, मतलब कितना है? 225 डे। ऑर्बिटल पीरियड कितना है? 225 डेज है। तो आपको इतना याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे शुक्र ग्रह में CO2 सर्वाधिक पाया जाता है। तो बोलिए सर कितना पाया जाता है? 96.5%। 96.5% CO2 पाया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए तो बोलिए जो शेष बचा 3.5% मतलब 3.5% में क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। क्या? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? सूर्य है। तो बोलिए सर सूर्य है तो इसके जो नज़दीक का ग्रह कौन है? देखिए ये सब क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो देखिए आपको पता है ना ज्योग्राफी आपके सब्जेक्ट में है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो देखिए सूर्य के बाद कौन सा आएगा? सूर्य है, देखिए सूर्य है ना, देखिए सूर्य के बाद आ जाएगा बुध, बुध के बाद आ जाएगा शुक्र, शुक्र के बाद आ जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद एक यहाँ पे शुद्र ग्रह का पट्टी है, समझ गया ना। उसके बाद देखिए उसके बाद आपको आ जाता है बृहस्पति आ जाएगा, उसके बाद शनि आ जाएगा, उसके बाद अरुण और उसके बाद वरुण हो आ जाएगा। तो इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर करके एक बार। जिस तरह हम आपको पता है ना सूर्य के बाद कौन आता है? बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, पृथ्वी आएगा, मंगल आएगा, उसके बाद आपको शुक्र ग्रह की पट्टी है, उसके बाद बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो नहीं पढ़े रहिएगा, क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बता दें 23 का आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए 24 का क्वेश्चन क्या है? दूध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? बताइए दूध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या नाम दिया गया है? श्वेत क्रांति कहा गया है। देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दूध का जो रंग होता है कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है, इसलिए उसको श्वेत क्रांति के मतलब उत्पादन में वृद्धि के लिए श्वेत क्रांति लाया गया था। तो चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में विशेष जानकारी ले लेते हैं। देखिए हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्य उत्पादन से, मतलब जो भोजन मतलब उत्पादन किया जाता है गेहूं चावल, तो याद रखिएगा। तो खाद्य उत्पादन किसका है? हरित क्रांति, याद रखिएगा। इतना समझ गया। उसके बाद देखिए सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो फल एवं सब्जी उत्पादन से है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको पक्का है। श्वेत क्रांति दूध से, आपको बता दिए। उसके बाद देखिए भूरी क्रांति, भूरी क्रांति उर्वरक से है, भूरी क्रांति उर्वरक से है। उसके बाद देखिए नीली क्रांति, नीली क्रांति मत्स्य पालन से है। उसके बाद कौन है? लाल क्रांति, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से है। उसके बाद देखिए कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से है। और पीली क्रांति समझ गए ना, तिलहन उत्पादन से है। तो 24 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25 है। देखिए पृथ्वी सूर्य के मतलब इर्द गिर्द घूमती है। इस सिद्धांत को सर्वोत्तम आधार निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? बताइए मतलब ये सिद्धांत को जो चार चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है इसके लिए मतलब क्या है, इसके लिए महत्वपूर्ण है? बताइए। तो ऋतुओं का बदलना, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, वही कारण है कि पृथ्वी पर ऋतुओं का मतलब क्या होता है? परिवर्तन होते रहता है। मतलब 25 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा किसने कहा था कि मतलब सूर्य का जो परिक्रमा पृथ्वी करती है, तो किसके द्वारा कहा गया था? तो कॉपरनिकस के द्वारा किया गया था, कहा गया था। उसके बाद देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए भू परिभ्रमण क्या है? भू परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होती है, ये भी VVI है। ये क्वेश्चन आपसे देखने को मिल जाएगा। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होती है? तो भू परिभ्रमण के कारण होती है। उसके बाद देखिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, कौन है? चंद्रमा है। तो ये आपको याद रखना है। और आपको बताया था ना बुध और शुक्र पे ग्रह पे कोई भी उपग्रह नहीं है, और जो चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह है। उसके बाद देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। कब कब? 21 मार्च मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को। चलिए तो 25 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए
निम्नलिखित में से किस देश ने गांधी जी पर एक विशेष चित्रात्मक साहित्यिक संकलन प्रकाशित किया है? बताइए, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे देखने को मिल जाएगा। तो जितना पॉइंट आपको बताएंगे उतना आपको नोट कर लेना है। देखिए, तो किसने किया है? निम्नलिखित में से किस देश ने गांधी जी पर एक विशेष चित्रात्मक साहित्यिक संकलन प्रकाशित किया है? तो नेपाल। कौन? नेपाल के द्वारा किया गया है। तो बोलिएगा सर क्यों किया गया है, ये क्या है? तो देखिए, क्या होता है, जो नेपाल के जो राष्ट्रपति है कौन है? विद्या देवी भंडारी। तो क्वेश्चन आपसे देखने को मिल जाएगा, नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने महात्मा गांधी की, देखिए कौन सा जयंती, 151, 191, 191 मतलब 151 जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी पर एक विशेष चित्रात्मक जो संकलन है प्रकाशित किया है। इतना समझ गए। और वहां पे और क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, यह साहित्यिक संकलन नेपाली भाषा में लिखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो नेपाली भाषा में लिखा गया है। और महात्मा गांधी की कौन सी जयंती पर? तो 191 मतलब 151वीं जयंती पर, याद रखिएगा 151 जयंती पर। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और किस भाषा में? नेपाली भाषा में। उसके बाद देखिए, जब हम नेपाल के बारे में बताए हैं तो थोड़ा सा नेपाल के बारे में आपको करंट अफेयर भी आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। देखिए, नेपाल का राजधानी क्या है बताइए? तो नेपाल का राजधानी है काठमांडू। इतना समझ गए ना, नेपाल का राजधानी काठमांडू है, और वहाँ का जो नेपाल का मुद्रा है नेपाली रुपया। समझ गए। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति आपको बता दिए कौन है? विद्या देवी भंडारी है, और अभी मतलब करेंटली पीएम बने हैं। देखिए, नेपाल का पीएम कौन बने बताइए? तो पुष्प कमल दहल, याद रखिएगा, पुष्प कमल दहल, दाहल, है ना, पुष्प कमल दाहल प्रधान के पीएम बने हैं, मतलब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन और आपसे पूछ देगा, नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य जो है सीमा लगाती है बताइए? तो 5 राज्य, ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। नेपाल के साथ 5 राज्य सीमा लगाती है। कौन कौन भारत के 5 राज्य सीमा लगाती है? देखिए, बिहार है, यूपी है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, और कौन है? उत्तराखंड है। तो 5 राज्य आपको बता दी ना, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। चलिए, तो 26 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन इस तरह सॉल्व किए जाते हैं, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से सबसे छोटा आयन है बताइए, सबसे छोटा आयन कौन है? देखिए, तो SI4+4 ऑप्शन दिया हुआ ना, ऑप्शन ए बी सी डी। तो इसमें से ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। तो बोलिए सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आता है। तो देखिए, हम आपको बताते हैं। देखिए, जो आयन होता है या आकार बोलिए, वो नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या है उस पर निर्भर करती है। यदि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो जो उसका आयन होगा वो कम हो जाएगी। तो चलिए, चारों का हम प्रोटॉन की संख्या देखते हैं, तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ये आप नोट कर लीजिएगा, 1-2 बार देखिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए, 27 का देखिए। देखिए, क्या क्या था? सोडियम Na+ था, सोडियम Na+ था। तो इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना यहाँ पे है? 10 है, और प्रोटॉन की संख्या 11 है। उसके बाद देखिए, Al3+ एल्युमिनियम। तो प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या सब में 10 है, बराबर है, और प्रोटॉन की संख्या इसमें 13 है। उसके बाद देखिए, Mg2+, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, और प्रोटॉन की संख्या 12 है। उसके बाद देखिए, Si4+, तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या 14 है। तो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा तो आयन की संख्या कम हो जाएगी। इतना आपको बता दिए ना। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, जिस सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों के नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या जितना अधिक होगा उसका आकार उतना ही कम होगा, और प्रोटॉनों की संख्या जितना कम होगा उसका आकार उतना ही बड़ा होगा। तो आपको बता दिए, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तो देखिए, Si4+ कम है किससे है? तो Al3+ से। उसके बाद कौन है? Mg2+, उसके बाद Na2+, क्योंकि इसको प्रोटॉन की संख्या कम है तो इसका आयन ज़्यादा होता है। तो चलिए, तो 27 का आपको बता दिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन देखिए, किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं बताइए? तो मतलब क्या है, यहाँ किण्वन से समझ गए ना, यहाँ पर किण्वन लिखा हुआ है, तो आप तो करेक्ट आंसर समझ गए होंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या होता है? एंजाइम होता है,
प्रकिण्व जो होता है एंजाइम होता है। तो सर बोलिए सर थोड़ा किण्वन के बारे में बता दीजिए, क्योंकि किण्वन के बारे में पूछ दिया है, फर्मेंटेशन इंग्लिश में बोलते हैं, फर्मेंटेशन के बारे में बता दीजिए। देखिए फर्मेंटेशन जो होता है एक जैव रासायनिक क्रिया, क्या है, एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें क्या होता है, इसमें जो जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से क्या करते हैं, उसको सरल ऑर्गेनिक कंपाउंड में विघटित करते हैं। किसको, जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड को विघटित करते हैं, मतलब चेंजेस करते हैं किसमें, तो सरल ऑर्गेनिक कंपाउंड में विघटित करते हैं। उसके बाद देखिए किण्वन में ऑक्सीजन की क्या होती है, अब्सेंट होती है, ऑक्सीजन अब्सेंट होती है, मतलब क्या, आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस किण्वन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो समझ गए ना, ऑक्सीजन इसमें अब्सेंस रहती है। उसके बाद देखिए किण्वन के प्रयोग से ही एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। किसका, एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। किसके प्रयोग से, तो किण्वन के प्रयोग से एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। तो बोलिए सर इसका खोज किसने किया था, बताइए। फर्मेंटेशन का जो फर्मेंटेशन है, किण्वन है, उसका खोज किसने किया था, तो ये नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, लुई पास्चर ने। याद रखिएगा, लुई पास्चर ने किण्वन का खोज किया था 1857 में। 1857 की क्रांति आप जानते हैं ना, 1857 में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और विशेष हम जानकारी ले लेते हैं। देखिए है ना, यहाँ किसी जैव यौगिक के प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं। आपको इसके बारे में बता दिए। वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग न लेकर अपरिवर्तित रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक का भी बता दिए। उसके बाद देखिए इनवर्टेज एंजाइम चक्षु शर्करा सुक्रोज का अपघटन करके इसे ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में क्या करता है, चेंज करता है। तो ये फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ये फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपको बता दिए यहाँ पे किसका, एल्कोहल का निर्माण करते हैं। उसके बाद देखिए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन नेक्स्ट के क्वेश्चन से पहले एक बार और बता दें, जो किण्वन की प्रक्रिया में अधिकांश जो जीव पाए जाते हैं, क्या क्या है, जीवाणुओं और कवक जो है, जीवाणु और कवक किण्वन में ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये किस में होते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29 का क्या है क्वेश्चन, देखिए ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कितना बार हम आपको डिस्कस करवा चुके हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई थी, बताइए। तो आप समझ गए ना, ऑप्शन डी चौथा, मतलब चतुर्थ, फोर्थ जो बौद्ध संगीति हुआ था कश्मीर में कुंडलवन में हुआ था। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए चतुर्थ जो बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो जितना पॉइंट हम बताएंगे ना, एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। देखिए कहाँ पे हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। जिसका अध्यक्ष कौन था बताइए, तो वसुमित्र था, और उपाध्यक्ष अशोक घोष था। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी क्वेश्चन पूछने देखने को आपको मिल जाएगा, या सूची 1 सूची 2 दे देगा, और क्वेश्चन आपको मतलब ऑप्शन मिलाने के लिए भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था, तो कश्मीर में हुआ था। कनिष्क उस समय शासक था, और कश्मीर का कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और अध्यक्ष का नाम वसुमित्र था, और उपाध्यक्ष जो था अशोक घोष था। उसके बाद देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था बिहार के राजगृह में हुआ था, जिसको अभी आप लोग क्या बोलते हैं, राजगीर भी बोलते हैं। तो राजगृह में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, महाकश्यप के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, महाकश्यप के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, राजगृह में हुआ था। और शासक कौन था, अजात शत्रु शासक था। कौन था शासक, अजात शत्रु। तो आपको याद रखना है, प्रथम बौद्ध संगीति में जो शासक था अजात शत्रु था, राजगृह बिहार में हुआ था। उसके बाद देखिए महाकश्यप अध्यक्ष था। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था कालाशोक शासक था, और वैशाली में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता किसने किया था, सबा कबीर ने किया था। सबा कबीर ने किया था, सबा कबीर ने किया था, याद रखिएगा। तो द्वितीय बौद्ध संगीति शासक कालाशोक, वैशाली में हुआ था, और अध्यक्ष कौन था, सबा कबीर। तो ये आपको नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति में शासक कौन था, देखिए अशोक शासक था। कौन था, अशोक शासक था। पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र पटना जानते ना, पाटलिपुत्र में हुआ था। शासक अशोक था, और अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र तीस था। याद रखिएगा, मोगलीपुत्र तीस था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय,
फोर्थ, सब बता दिए। प्रथम कहाँ हुआ था बताइए? प्रथम राजगिरी में हुआ था। द्वितीय द्वितीय कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। तृतीय कहाँ हुआ था बताइए? पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि चौथी बौद्ध संगीति आपसे पूछा है, जो बिहार में नहीं हुई थी, क्योंकि तीनों जो है बिहार में ही हुई थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना भी आया। क्या है क्वेश्चन? मेहरौली का लौह स्तंभ किससे संबंधित है बताइए? मेहरौली का जो लौह स्तंभ है किसने बनवाया था? तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी। तो ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है। तो बोलिए सर, जो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है क्यों प्रसिद्ध है बताइए? मतलब कुछ तो प्रसिद्ध, कुछ तो उसमें खूबियत होगा, वही कारण ना उसको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जो मेहरौली का लौह स्तंभ है वह शुद्ध लोहे से बना है। तो बोलिए सर शुद्ध लोहा मतलब क्या? 98%, 98% उसमें आयरन मतलब लोहा की उपलब्धता उसमें पाया गया है। और वह अभी वर्तमान में कहाँ? खुले आसमान के नीचे है। और उसमें आज तक कोई भी जंग नहीं लगा है, कोई भी जंग नहीं लगा है। और देखिए जो इसका बनाने का जो वर्ष है 1600 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। याद रखिएगा। कौन सी शताब्दी है? तो चौथी शताब्दी में बनाया गया था। कौन? चौथी शताब्दी में बनाया गया था। इतना समझ गए? चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए आपको बताया मेहरौली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब विक्रमादित्य से संबंधित है। उसके बाद देखिए इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ देता है भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? भारत का नेपोलियन कहा गया है। और किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। तो देखिए 3 क्वेश्चन आपको, ऐसे क्वेश्चन आपको बता दिए ना। तो चलिए उसके बाद देखिए गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज और देवश्री भी मिलता है। क्या? देवगुप्त, देवराज और देवश्री भी मिलता है। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो ऐसा भी आपको बताया था ना, पिछला क्वेश्चन भी बताए हैं, जो उपाधि से क्वेश्चन पूछा जाता है चोल वंश में। और इसमें भी आपको, जब अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, अभी मिडिएबल हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो मिडिएबल हिस्ट्री आपको पढ़ना है तो क्वेश्चन एक बार जाकर वहाँ से पढ़ लीजिए, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ खत्म किए हैं क्वेश्चन। तो उसी तरह हम मॉडर्न हिस्ट्री भी लाएंगे और एंशियंट हिस्ट्री भी लाएंगे। तो क्या है, चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। उसके बाद देखिए इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के शासनकाल में क्या सूचना प्रदान करता है। तो आपको याद करना है। याद रखिए प्रयाग प्रशस्ति भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। हरिसेन के द्वारा लिखा गया था और कौन शासक था? समुद्रगुप्त था। तो इतना समझ गए ना। चलिए तो थोड़ा सा और हम आपको बता दें, विजय स्तंभ के बारे में जानते हैं? जो राजस्थान के छात्र होंगे वो पूरा जानते होंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन वहाँ राजस्थान के मतलब यदि कोई भी एग्जाम दीजिएगा राजस्थान में तो क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए विजय स्तंभ के बारे में आपको हम थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। तो बोलिए सर विजय स्तंभ कहाँ पे है बताइए? तो राजस्थान में। कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। जो आप लोग यदि राजस्थान का तैयारी नहीं करते तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि क्वेश्चन पूछ दे विजय स्तंभ कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। इतना आप लोग जान जाइएगा। किसके द्वारा निर्माण किया गया था? राणा कुंभा के द्वारा निर्माण किया गया था। लेकिन जो राजस्थान वाले हैं उनसे पूछा जाते हैं, चलिए राजस्थान में है, राजस्थान में कहाँ पे है? तो चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में, याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में है। तो बोलिए सर विजय स्तंभ का निर्माण क्यों किया गया? राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण क्यों किया बताइए? तो देखिए राणा कुंभा जो थे मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को मतलब अकेले हरा दिए थे। किसको? मालवा और गुजरात के संयुक्त सेना को अकेले हरा दिए थे। उसी के खुशी में उसी के खुशी में विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। कब से कब? देखिए 1440 से 1448 ईस्वी तक बना था। 1440 से 1448 ईस्वी तक बना था। और महाराणा कुंभा जो थे मेवाड़ राजा थे। कौन? देखिए मेवाड़ राजा थे। तो आप जानते हैं ना, मेवाड़ है, मारवाड़ है, कछवाहा कछवाहा राजा है। तो बहुत सारे वहाँ राजा हुए हैं। कहाँ का? राजस्थान का, याद रखिएगा। तो मेवाड़ राजा कहाँ कौन थे? राणा कुंभा थे। उसके बाद देखिए एक करंट मतलब एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी बता देते हैं। देश का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है बताइए? देश का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, प्रेस को कहा जाता है। किसको? प्रेस को कहा जाता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहीं पे क्वेश्चन को हम मतलब 10
क्वेश्चन था उसको श्रृंखला को ख़त्म करते हैं। और देखिए 10 क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन कितना आपको पॉइंट बता दिए हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगा होगा कि नहीं यहाँ पे हम स्टडी विथ क्रेजी गुरु में टाइम दिए हैं, क्वेश्चन पढ़े हैं, तो यहाँ पे कुछ सीखने को जानकारी मिला है। तो इसी तरह क्वेश्चन आपको आते रहेगा, जीके जीएस का भी आएगा, इंग्लिश का भी आएगा, करंट अफेयर स्ट्रेटेजी का भी आ रहा है, उसके बाद मैथ और रीजनिंग का भी इसी तरह एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आते रहेगा। और आप लोग को यदि ई बुक लेना हो तो वहाँ से ई बुक प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि जब तक ई बुक से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कीजिएगा बेहतर कैसे कर पाइएगा। तो इसीलिए आप लोग ई बुक ले लीजिए और तैयारी को बेहतर बनाइए। फिर हम आपसे अगला वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।